हेलो बच्चों। आज के वीडियो में सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, वो हम लोग कवर कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है। अगर हम दो पी टाइप सेमीकंडक्टर लें और उनके बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रखें, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलेंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक पी टाइप को दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में रख दें। एन पी एन, ये वाला जो सेम ट्रांजिस्टर होता है इसको हम बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे डायोड में क्या होता था, पी और एन दो लगाते थे, दो टाइप के एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर ज्वाइन करके हम डायोड बनाते थे। तो ट्रांजिस्टर को ऐसे हम दो पी टाइप के बीच में एन टाइप लगा करके या फिर दो एन टाइप के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा करके बनाते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए इनके कुछ कुछ नेम्स रहते हैं। तो अब देखिए ये चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, इसमें ये जो तीन होंगे पीएनपी या एनपीएन, इनके कुछ कुछ नाम होते हैं। जैसे एक को हम इसमें बोलते हैं एमिटर, एक को बोलते हैं बेस, ये बीच वाले को बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कलेक्टर। यहाँ पर भी सेम वैसे होगा, ये एमिटर है, बेस, कलेक्टर। अगर ये एमिटर होगा तो इसमें इसको हम क्या होगा, इसको हैवली डोप्ड करेंगे। ये जो बेस होता है इसको हम बहुत लाइटली डोप करते हैं, उसका रीजन आपको अभी आगे समझ आएगा। और ये मॉडरेटली डोप्ड। सेम चीज यहाँ पे भी होगा। हर एक एमिटर को हम लोग हैवली डोप्ड रखते हैं। हैवली डोप्ड होगा तो इसमें जो पी टाइप अगर है तो होल्स ज्यादा होंगे, और होल्स को ऐसे दिखा देता हूँ, होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। एन टाइप है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स कम है, बट लाइटली डोप्ड है तो जो भी एन टाइप में भी इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा नहीं होंगे। मॉडरेटली डोप्ड में इसके कंपेरिजन में ज्यादा होल्स होंगे इधर। तो ये एमिटर है, तो इसके नाम से क्या समझ आ रहा है कि ये एमिट करेगा ना, इधर होल्स ज्यादा होंगे तो वो हम इस टाइप से इसका अरेंजमेंट करेंगे कि होल्स इधर एमिट होके आए। बेस का काम है बस इनको ज्वाइन करके रखना ना, वो होल्स एमिट हो रहे होंगे और इसको क्रॉस करते हुए कलेक्टर में कलेक्ट होंगे, उसी बेसिस पे इसका नाम दिया गया है ना। तो पीएनपी में जो एमिटर होगा वो होल्स एमिट कर रहा होगा ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एमिटर में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, होल्स कम होंगे। इधर होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। सेम है मॉडरेटली डोप्ड, हाईली डोप्ड और लाइटली डोप्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे एमिट हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे एमिट हो रहा होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी इस डायरेक्शन में ना। अगर ये एमिट कर रहा है, एमिट करेगा तो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। यहाँ होल्स एमिट हो रहे होंगे, होल्स एमिट हो रहे होंगे तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। तो इस बेसिस पे कि कौन एमिट हो रहा है, उस बेसिस पे हमने इनका सिंबल बनाया हुआ है। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, ये बेस होता है, और यहाँ पे हम लोग दो डायरेक्शन दिखाते हैं किधर से करंट आ रही है इस बेसिस पे। तो जैसे यहाँ पे करंट ऐसे आ रही है, बेस की तरफ करंट जा रही है, तो अगर हमने ऐसे दिखाया तो इसका मतलब होगा बेस की तरफ करंट जा रही है ना। यहाँ पर ऐसे हमने तीन जंक्शन बना दिया ना, एक ये, तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसमें ये वाला जो जंक्शन होगा वो एमिटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला बेस को, और ये वाला जंक्शन कलेक्टर को।
सेम वे में एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग सिंबल बनाते हैं जब, तो ये बेस वाला जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इनमें एक एमिटर और एक कलेक्टर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं बेस से एमिटर की तरफ करंट जा रही होगी, तो बेस से एमिटर अगर ऐसे हमने एरो बनाया तो इसका मतलब एरो एक ही में बनाते हैं ना, जिधर एरो बन रहा होगा वो एमिटर होगा, या तो एरो अगर इधर को आ रहा है तो उस बेसिस पे बोलेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एरो अगर इधर को जा रहा है तो उधर पीएनपी ट्रांजिस्टर ना। कलेक्टर साइड में एरो नहीं दिखाएंगे ना। एमिटर से बेस या बेस से एमिटर करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर ऐसे इनका सिंबल दिखाते हैं ना। तो अभी तक देखिए हमने बस ये समझ लिया कि एक ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप, या दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर हम ज्वाइन कर दें तो उसको ही हम लोग ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं ना। ट्रांजिस्टर में एमिटर का काम होगा एमिट करना, और कलेक्टर का काम होगा कलेक्ट करना। तो वो क्या एमिट कर रहा है क्या कलेक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे हम करंट का डायरेक्शन सोच के उसका हम ऐसे सिंबल बनाते हैं ना। कई बार हम इसकी जगह ये सिंबल यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिस्टर को हम जब यूज करेंगे, तो ट्रांजिस्टर देखिए क्या है, ट्रांजिस्टर इज थ्री टर्मिनल डिवाइस ना। ट्रांजिस्टर में आप देखोगे तीन टर्मिनल होंगे। हम मोस्टली समझने के लिए बार बार पीएनपी यूज करेंगे, बट जो पीएनपी के लिए जैसे होगा वैसे ही सेम वे में एनपीएन के लिए भी हम सोच सकते हैं। तो इसमें एक ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो एक एमिटर को कनेक्ट करने वाला जंक्शन, एक बेस को करने वाला और एक कलेक्टर को करने वाला, तो ऐसे तीन जंक्शन डिवाइस है। तो हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक तो इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में। तो ऐसे अब हमने कहाँ पे कैसे कनेक्ट किया, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, उस बेसिस पे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर के डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो डिफरेंट स्टेट ऑफ ऑपरेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्टेट, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एमिटर बेस जंक्शन कैसा है, और बेस कलेक्टर जंक्शन कैसा है। अगर हम लोग एक ट्रांजिस्टर को एक्टिव स्टेट में यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हमेशा एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस्ड रखेंगे, और बेस कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस्ड। ये सब रीजन आगे समझाऊंगा ना, अभी ये याद कर लेना है। एक्टिव स्टेट मतलब ऐसे बायसिंग करनी है। एक होता है कट ऑफ स्टेट। कट ऑफ स्टेट में दोनों जगह रिवर्स बायस रखते हैं ना, तो ये सर्किट से कट जाएगा। फिर एक होगा सेचुरेशन स्टेट। सेचुरेशन स्टेट में दोनों जगह फॉरवर्ड बायसिंग रखते हैं। इनका ज्यादा अभी हमें कुछ पढ़ना नहीं है, ये सब जब ट्रांजिस्टर को स्विचिंग मोड में ऑपरेट करते हैं उसके लिए होता है, वो सब हमारे अभी नहीं इस सिलेबस का पार्ट है। हमें बस एक्टिव मोड में इसको कैसे यूज करेंगे हमें वो देखना है। तो हम लोग एक्टिव मोड देखने जा रहे हैं। एक्टिव मोड में हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि एमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है, और बेस और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस रखना है ना। ऐसे रखते हुए हम इसको यूज करते हैं। तो जब भी अब आप इसको यूज करने जाएंगे तो यूज करने के टाइम पे तीन टर्मिनल हैं ना, तो यहाँ पर कोई एक टर्मिनल हमेशा हमें कॉमन करना पड़ता है। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पर इसके डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को हम किस किस मोड में यूज करेंगे, ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं एक्टिव मोड के लिए पढ़ रहे हैं ना, एक्टिव स्टेट के लिए। तो एक तो इसको हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं जब बेस को कॉमन कर देते हैं, कॉमन बेस रखते हुए, एक में कॉमन एमिटर मोड, और एक होता है इसका कॉमन कलेक्टर मोड।
कॉमन बेस मोड क्या होगा? कॉमन बेस मोड में हम करते हैं, मैं यहाँ सब कुछ पीएनपी ट्रांजिस्टर लेके समझा रहा हूँ, बट जो पीएनपी के लिए होगा वैसे ही आप एनपीएन के लिए खुद से सोच सकते हैं। मान लीजिए हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया, मैं हर बार इधर लेफ्ट साइड में एमिटर दिखाऊंगा, बीच में यहाँ पर बेस है और ये कलेक्टर है। तो लिख ही देता हूँ ना, कई बार चेंज भी करना पड़ेगा, बेस एमिटर कलेक्टर। तो हमेशा एमिटर और बेस को हमें फॉरवर्ड बाइस रखना होगा, और हमेशा जो हमारा कॉमन होता है उसको हम ग्राउंडिंग करके रखते हैं यूज करने के टाइम पर। अब अगर इसको फॉरवर्ड मोड में, फॉर एक्टिव मोड में ये क्या होता है, इनके बीच में हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होगी ना। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब पी वाले को बैटरी के पी टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन वाले को एन से। तो यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई। और यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग मतलब इसको हम उल्टा ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये लो वोल्टेज हो जाएगा, ये हाई वोल्टेज, तो यहाँ रिवर्स बाइसिंग हो गई। तो ये कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन है। कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या हो रहा होगा, यहाँ से जैसे होल्स एमिट हो रहे होंगे, अगर होल्स इधर को एमिट होंगे तो कुछ होल्स, ये बहुत पतला लेयर होता है बेस का, जो ये होता है ये बहुत पतला है। और ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ना, एक्चुअल डायग्राम आप गूगल वगैरह कर सकते हो, उस पर देख सकते हो। इधर से होल्स एमिट हो रहे हैं तो ये इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, और ये मॉडरेटली लाइटली डोप्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन होल से टकराएंगे और होल को ले सकते हैं। ज्यादातर होल्स क्रॉस करके इधर आ जाएंगे, ज्यादातर होल्स क्रॉस करके इधर आ जाएंगे। अब अगर होल्स इधर से इधर जा रहे हैं तो आप बोल सकते हो इधर को करंट जा रही है। अब कुछ एक होल्स यहाँ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी होती है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर इंटर कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर इंटर किया मतलब इधर को एक करंट फ्लो हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे बेस करंट। तो अगर मान लीजिए यहाँ से 100 होल्स चले तो उसमें हो सकता है 2-3 होल्स ही यहाँ पे कंबाइन हो, तो 2-3 होल्स के करस्पॉन्डिंग इधर करंट जाएगी, बाकी 99 98 होल्स इधर से जाकर के आ रहे होंगे। होल्स जा रहे होंगे मतलब उल्टा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे ना, होल्स तो नहीं जाता ना, इलेक्ट्रॉन आकर के होल्स को खत्म कर देंगे ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ से करंट आ रही है, इस करंट को हम बोलेंगे एमिटर से जो करंट आ रही है आई ई, तो उसकी कुछ पार्ट इधर चली गई आई बी, और बाकी बची हुई करंट इधर आई आई सी। यहाँ से आई सी आएगी, इधर से आई बी आएगी, और ऐड होकर के यहाँ आई जा रहा होगा। ये हमारा कॉमन बेस मोड है। तो आपने देखा कॉमन बेस मोड में क्या हो रहा होगा, आई ई बराबर हो रहा होगा आई बी प्लस आई सी। ये चीज हमेशा होगा क्योंकि एमिटर का काम होगा एमिट करना, तो उसमें बेस में कुछ कलेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब कलेक्टर में जाएंगे। तो इसलिए बेस साइड में कुछ करंट आएगी और कुछ, और ज्यादातर करंट आई कलेक्टर साइड में आएगी। तो कोई भी मोड में ऑपरेट कर रहे हो ये चीज तो हमेशा हो रही होगी कि एमिटर की करंट बराबर होगी बेस की करंट प्लस कलेक्टर की करंट। फिर ऐसे ही हम लोग यूज कर सकते हैं कॉमन एमिटर मोड। कॉमन एमिटर मोड में ये पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है मैंने, ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। हमेशा इस बार देखिए हम लोग एमिटर को कॉमन बनाएंगे और इसको फॉरवर्ड बाइसिंग रखना है। फॉरवर्ड बाइसिंग कब हो पाएगा, जब हम इसको लो वोल्टेज रखें और इसको हाई वोल्टेज ना। अगर ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। मान लीजिए ये V1 है तो यहाँ का जीरो होगा वोल्टेज, तो यहाँ का माइनस V1 होगा। फिर इनको हमें रिवर्स बाइसिंग करनी है। रिवर्स बाइसिंग कब हो पाएगी, अभी इसका वोल्टेज कितना बोल सकते हैं, अगर जीरो है यहाँ का तो यहाँ का वोल्टेज बोलेंगे -V1। अगर यहाँ का वोल्टेज -V1 है तो ये P वाले साइड को और ज्यादा निगेटिव करना पड़ेगा, V1 से भी ज्यादा निगेटिव, तब ये लो वोल्टेज होगा ना। रिवर्स बाइसिंग में P वाले को लो वोल्टेज करेंगे और N वाले को हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगे V2, और V2 मैग्नीट्यूड V2 ग्रेटर देन V1 है, तो यहाँ जीरो है, यहाँ -V2। तो -V2 क्या होगा, -V1 से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड में है, तो ये निगेटिव वोल्टेज हो गया, ये हाई वोल्टेज हो गया, लो और हाई। तो यहाँ रिवर्स बाइसिंग हो गई। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही होगी, ये होल से एमिट कर रहा होगा इधर से ना, तो इधर से आई करंट जा रही है, और कुछ होल्स यहाँ कंबाइन होकर के इधर करंट आई भी आई,
और ज्यादातर होल्स क्रॉस करके इधर से आ जाएंगे आई सी। तो यहाँ पे भी ये हो रहा होगा आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी ना, हर मोड में ये चीज वैलिड होगी। फिर ऐसे ही एक तीसरा मोड होता है इस ट्रांजिस्टर का, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन कलेक्टर मोड में इधर एमिटर ले लेते हैं, इधर बेस ले लेते हैं, इधर कलेक्टर ले लेते हैं ना। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर को हमने कॉमन कर दिया है। इनको रिवर्स बाइसिंग रखनी है ना, और इसको फॉरवर्ड बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाई वोल्टेज, इसको लो वोल्टेज ना, पॉजिटिव टर्मिनल को एन से कनेक्ट किया, नेगेटिव को पी से कनेक्ट किया। मान लीजिए इसका वोल्टेज V1 है, तो अगर यहाँ का वोल्टेज 0 है तो यहाँ का आप बोल सकते हैं V1 है। अब यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग चाहिए। फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए क्या होना चाहिए, अगर इसका वोल्टेज V1 है तो इसका V1 से ज्यादा होना चाहिए। तो वो कब हो पाएगा, जब हम यहाँ पर एक ऐसे बैटरी लगाते हैं और V2 इज ग्रेटर देन V1, तब यहाँ का वोल्टेज V2 हो जाएगा ना। ये 0 है ना, तो यहाँ V2, तो ये ज्यादा वोल्टेज है इससे, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग है, यहाँ रिवर्स बाइसिंग। फिर से सेम वैसे ही हो रहा होगा, यहाँ पे होल्स होंगे जो एमिट हो रहे होंगे, उसके वजह से आई करंट आएगा। कुछ होल्स कंबाइन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होंगे, उनको कंबाइन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा यहाँ पे ना। तो आप बोल सकते हैं एक तरह से होल्स बाहर चले गए या फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए ना। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे ना। तो एक इधर को करंट फ्लो होगी आई बी, और बचे हुए होल सब इधर से आ रहे होंगे आई सी। तो ये आई ई बराबर है आई बी प्लस आई सी। तो ये चीज हर जगह हो रही होगी ना, कोई भी मोड में आप इनको यूज करेंगे ये चीज हर जगह वैलिड होगी। फिर इनके लिए देखिए ये 3 मोड है, लेकिन इनमें कॉमन कलेक्टर मोड यूजफुल नहीं होता है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है ना। हमें मेनली कॉमन एमिटर और कॉमन बेस मोड पढ़ना है ना। यूज किया जा सकता है बट इसको हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और ये ज्यादा यूजफुल होता भी नहीं है। तो हमें अब कॉमन एमिटर और कॉमन बेस मोड पढ़ना है, बट उससे पहले हमें कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं वो देखने हैं। यहाँ पे हम लोग अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। ये अल्फा बीटा बीटा पैरामीटर्स क्या होते हैं ट्रांजिस्टर के लिए। तो कोई भी ट्रांजिस्टर में, चाहे वो कॉमन एमिटर मोड में हो, कॉमन कलेक्टर मोड में, या कॉमन बेस मोड में हो, हर एक के लिए एक अल्फा पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं। अल्फा होता है उसमें जो कलेक्टर में करंट है डिवाइडेड बाय एमिटर में करंट है का रेशियो, या फिर कलेक्टर में करंट के चेंज या एमिटर में करंट के चेंज के रेशियो को भी हम अल्फा बोलते हैं। आपको पता है कि एमिटर से वाली करंट ज्यादा होती है कलेक्टर की करंट से ना। हमने ये देखा ना, आई ई बराबर होगा आई बी प्लस आई सी। आई बी बहुत कम होता है, मोस्ट ऑफ द करंट जो आती है वो कलेक्टर में चली जाती है ना। तो ये आप बोल सकते हो जो आई बी होता है ये करीब 1 to 2% ऑफ आई ई होता है, और आई सी जो होता है वो 98 to 99% ऑफ आई ई होता है। तो उस बेसिस पे आप अल्फा का रेशियो सोच सकते हैं कि कितना आ रहा होगा ना। इसको आप कुछ लिख सकते हैं 0.01 आई ई, इसको लिख सकते हैं आई। तो ये करीब हमारा आई सी है ना, सॉरी 0.99 ना। तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही होगी, अगर आप मान लीजिए इसको लिखेंगे 0.99%, मतलब क्या हुआ 0.99 आई ई, आई कट जाएगा तो अल्फा की वैल्यू लगभग 0.99 आ रही होगी ना। हमें पता है कि आईसी जो होता है स्लाइटली कम होता है आईसी ना, तो अल्फा भी हमारा 1 से कम आ रहा होगा, लगभग 1 के इक्वल आ रहा होगा। फिर दूसरा हमारा बीटा पैरामीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर की करंट और बेस की करंट के रेशियो को बोलते हैं। इनको डिफाइन करने का पर्पज अभी आपको आगे समझ आएगा। अभी कुछ चीजें जो अभी तक मैंने समझाई है वो बस आप पढ़ लीजिए, इनको अभी यूज करूंगा तब ये समझ आएगा। या फिर कलेक्टर में करंट के चेंज और बेस में करंट के चेंज को हम लोग बीटा बोलते हैं।
अब देखिए हम लोग यहाँ पे अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। अगर हम हर जगह आई सी से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आई ई बाई आई सी इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस वन। तो ये क्या बन गया, नहीं ये वाला टर्म वन अपॉन अल्फा है, ये वाला टर्म वन अपॉन बीटा है प्लस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन अल्फा माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन बीटा। तो बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। अब देखिए अल्फा की वैल्यू लगभग कितनी आ रही थी, 0.99 0.98 ऐसे आ रही होगी ना। तो अगर यहाँ रखेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, अगर यहाँ 0.99 रखेंगे तो ये करीब 99 आ रहा होगा या 98 ना। तो बीटा की वैल्यू ऐसे 99 98 के करीब आएगी। यहाँ से रेशियो से भी निकाल सकते हैं, आई के टर्म में दोनों की वैल्यू डाल दीजिए तो उससे भी बीटा आप सोच सकते हैं। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और उसको किस किस मोड में ऑपरेट करते हैं। अब हम इसका यूज समझते हैं। यूज जब समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये जो डिफरेंट मोड वगैरह थे वो क्या थे। तो इसको हम जो यूज करते हैं, एक तो इसका यूज होता है एज ए एम्पलीफायर। इसको हम यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब जैसे स्पीकर वगैरह होता है उसमें कम आवाज जाती है और वो उसको एम्पलीफाई करके ज्यादा लाउड आवाज कर देता है। तो एम्पलीफायर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसका और भी एक यूज रहता है, डीसी से एसी करंट के लिए यूज करते हैं। तो डीसी से टू एसी मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप थ्योरेटिकल है, आप एक बार देख सकते हो, मॉड्यूल में थ्योरी पढ़ लेना। मेनली एम्पलीफायर है जो समझने वाला है वो पढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये जो एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं तो इसमें हम दो टाइप से यूज करते हैं, एज अ कॉमन एमिटर मोड में या कॉमन बेस मोड में। तो हम लोग पहले देख रहे हैं कॉमन बेस मोड में। कॉमन बेस मोड में हम कैसे इसको एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया, यहाँ पे ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, मतलब इधर हाई वोल्टेज इधर लो वोल्टेज। यहाँ पे रिवर्स बायसिंग मतलब इधर हाई और इधर लो, पी साइड में लो। अब देखिए यहाँ पे हमें एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करना है मतलब हम इनपुट में, देखिए यहाँ पे जो कॉमन हो गया, ये बेस वाला पार्ट कॉमन है, मतलब इनपुट हम इधर से देंगे और इधर आउटपुट लेंगे। तो एम्पलीफायर में हमें कुछ इनपुट में देना होगा ना। इनपुट में हम लो वोल्टेज देंगे, लो करंट देंगे, इधर हाई वोल्टेज या हाई करंट चाहिए, मतलब हाई लो पावर देंगे और इधर हाई पावर चाहिए, मेनली ना पावर चाहिए हमें मेनली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कोई एक एसी सोर्स मान लो हमने लगा दिया इनपुट में ना। तो अब वो क्या होगा, इधर का जो वोल्टेज होगा उसको बार बार वैरी कराएगा ना। तो अब ये वैरी होगा तो इधर हम आउटपुट में देखेंगे कितना हमें वेरिएशन है। तो हम इधर आउटपुट में एक रेसिस्टेंस लगा के रखते हैं जिसको हम बोलते हैं लोड, कुछ आर, आउटपुट साइड का एक तरह से इसको रेसिस्टेंस लिख देते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को हम कुछ ओ बोल देते हैं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। मान लीजिए यहाँ से एमिटर बेस के बीच का जो रेसिस्टेंस है वो कुछ यहाँ से यहाँ तक का कुछ रेसिस्टेंस ई बी है, और बेस और कलेक्टर के बीच का रेसिस्टेंस कुछ आर बी सी है। हालांकि इसकी अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बट यहाँ कुछ रेसिस्टेंस होगा ना। अब देखिए इनपुट साइड का वोल्टेज हम पॉइंट ए और ओ के बीच में मेजर करते हैं ना। इनपुट वोल्टेज जो होगा, ये इनपुट वाला सर्किट है, इधर के साइड में हमने इनपुट दिया है, तो इनपुट वाला वोल्टेज जो होगा वो पॉइंट ए और ओ के बीच के हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। और अगर हमें इसमें चेंज चाहिए ना, अगर हमें इसमें चेंज चाहिए ना, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई भी टाइम पर ना, यहाँ पर
अगर हम मान लेते हैं ये प्लस दिखा रहा है, ये माइनस दिखा रहा है, तो कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं वी आई प्लस, अगर ये मान लीजिए वोल्टेज कुछ V1 है, इसको कुछ मान लेते हैं V2, तो V1। अब ये V1 तो एक डीसी वोल्टेज है ना, ये कांस्टेंट वोल्टेज है। अब ये शुरू में मान लीजिए 0 है, फिर जैसे जैसे ये कुछ हमने एसी लगाया ना, ये जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये पूरी वैल्यू चेंज करेगी। तो जो चेंज इन इनपुट वोल्टेज होगा वो किसके बराबर हमेशा आएगा, जो ये हमने एसी यहाँ सोर्स लगाया उसके बराबर ना। तो अगर हम चेंज इन इनपुट वोल्टेज चाहते हैं तो हमें ये इनपुट में यहाँ जो एसी सोर्स लगाया उसके बराबर वो वैल्यू हो रही होगी। और ये चेंज देखो आप किसके बराबर आएगा, अगर हम लोग यहाँ से पूरा यहाँ तक का वोल्टेज देखें, ये देखिए यहाँ पे एमिटर करंट ऐसे आ रही होगी, इधर बेस करंट जा रही होगी, इधर कलेक्टर करंट जा रही होगी। तो जो हमारा ये वाला सर्किट है, इस सर्किट का करंट किसको बोलोगे आप, आई ई को बोलोगे ना, क्योंकि यहाँ जो भी एलिमेंट लगे उनसे आई ई पास करके फिर आ रहा है, वो इधर से और इधर से बाद में होता हुआ यहाँ से आ रहा है। तो ये पूरा जो हमारा इस इनपुट साइड का करंट है वो आई ई है। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आपको निकालना है, तो ये करंट इनटू इनके बीच का रेसिस्टेंस, तो आप ये बोल सकते हैं ये बराबर है आई ई इंटू इनके बीच का रेसिस्टेंस। और अगर आपको इसका चेंज चाहिए तो चेंज कब हो पाएगा, जब यहाँ पे करंट में चेंज आएगा ना, जब ये वोल्टेज चेंज होगा तो ये करंट में चेंज आएगा। तो आप बोल सकते हैं चेंज बराबर होगा डेल्टा आई ई इंटू आर ई बी। इसको इनपुट साइड का रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सेम साइड टाइप से हम आउटपुट में वोल्टेज देखेंगे। आउटपुट में वोल्टेज हम इन दो पॉइंट के बीच का मेजर करते हैं, VB माइनस VO। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, VB माइनस VO की अगर आप वैल्यू निकालो, मान लो ये VB है, कलेक्टर करंट ऐसे आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हम लोग यहाँ पर ऐसे चल के जाते हैं किरचॉफ लॉ से, यहाँ पे VB है, फिर आगे गए करंट के डायरेक्शन में माइनस IC इंटू RO, आउटपुट साइड का रेसिस्टेंस, प्लस V2 इक्वल टू VO। तो हम बोल सकते हैं VB माइनस VO कितना होगा, IC इंटू RO माइनस V2। तो इसमें चेंज कब आएगा, जब यहाँ कलेक्टर करंट में चेंज आएगा ना, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है ना, आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या आया, IC इंटू RO माइनस V2। तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है ना, जब इधर करंट में चेंज आएगा तो इधर कलेक्टर के करंट में चेंज आएगा ना। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन आउटपुट करंट कब होगा, जब कलेक्टर साइड में करंट में चेंज आएगा। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे जब ये प्लस में चेंज दिख रहा है तो यहाँ पे भी ये चेंज प्लस में ही दिख रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं वोल्टेज गेन। अगर हमने इधर के साइड में ये लगाने पर वोल्टेज में चेंज हुआ ना, वोल्टेज में चेंज हुआ जब ए का वोल्टेज बढ़ा, मतलब ये प्लस है, मतलब हम बोलेंगे तब प्लस में चेंज है ना, वी ए माइनस वी ओ, ये इसका चेंज प्लस में कब होगा, जब ए का वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब इधर प्लस होगा इधर माइनस ना। तो वोल्टेज गेन हम डिफाइन करेंगे चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज आया डेल्टा आई सी अपॉन में आर ओ, और ये आएगा चेंज इन आई ई अपॉन में आर ई बी। अब आई डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे करंट गेन ना, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट ना। इस टाइम पर ये आउटपुट करंट है ना और ये इनपुट करंट है, तो इस टाइम पर ये अल्फा पैरामीटर जो है कॉमन बेस मोड में किस चीज का काम करेगा, करंट गेन वाले, करंट गेन का काम करेगा ना। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा, इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं आउटपुट रेसिस्टेंस अपॉन इनपुट रेसिस्टेंस, तो ये रेसिस्टेंस गेन की तरह इसको सोच सकते हैं ना। तो ये हमारा वोल्टेज गेन हो गया। फिर यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे पावर गेन। पावर गेन हमारा होगा वोल्टेज गेन इंटू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। वोल्टेज गेन हमारा कितना है, अल्फा अपॉन में आर ओ अपॉन में आर ई बी। और यहाँ करंट गेन कितना होगा, आउटपुट में ये वाला करंट है ना और इनपुट में ये वाला, तो आउटपुट करंट मतलब डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई ई, मतलब अल्फा।
तो ये हमारा कॉमन बेस मोड में पावर गेन हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि आउटपुट में अगर मैं ये रेसिस्टेंस की वैल्यू बड़ी रखूं, आर की वैल्यू बड़ी रखूं, अल्फा 1 से कम है, लगभग 1 के इक्वल है, ये रेसिस्टेंस के कंपेरिजन में अगर मैं इसको बहुत बड़ा रखूं तो उस हिसाब से मुझे पावर गेन मिलता जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और है, जब इधर का वोल्टेज बढ़ेगा तो एमीटर करंट बढ़ेगी, एमीटर करंट बढ़ेगी ना, अगर ये प्लस ये माइनस तो इधर के साइड का फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज बढ़ेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज बढ़ेगा तो एमीटर करंट बढ़ेगी, एमीटर करंट बढ़ेगी तो डेल्टा आईसी क्या आएगा, प्लस में आएगा ना, वो प्लस में बढ़ रहा होगा। तो दोनों का जो चेंज है वो एक साथ हो रहा है ना, दोनों बढ़ रहे हैं। तो अगर इनपुट वाला साइड का वोल्टेज ऐसा कुछ फ्लक्चुएट हो रहा है, अगर डेल्टा वी इन आप ऐसे दिखा रहे हो तो डेल्टा वी आउट भी क्या होगा, सेम फेज में होगा। डेल्टा वी आउट भी जो हो रहा होगा वो सेम फेज में जा रहा होगा ना, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे जो उनका फेज है वो सेम फेज है। ना ये 2 साल पहले जेई मेन में पूछा गया था कि ऐसे कोई भी एक मोड दे दिया गया था, कॉमन बेस मोड या कॉमन एमिटर मोड, तो उनमें फेज क्या रहता है इनपुट साइड और आउटपुट साइड में, तो हमने कॉमन बेस का देख लिया, वो सेम फेज में होते हैं। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगर ट्रांजिस्टर को हम यूज करें एज ए एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर मोड तो वहां पे क्या क्या चीजें हो रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कॉमन एमिटर मोड में यूज करना एज ए एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर मोड में जो हम यूज करेंगे तो वहां पे कुछ हम ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, पी एन पी एमिटर बेस कलेक्टर, इसको हम ग्राउंडिंग करके रखते हैं। पी टाइप को हाई वोल्टेज रखना है, फॉरवर्ड बाइसिंग इधर रखना है, और इधर बैकवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। अगर इसका वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज ग्राउंडिंग है तो 0, तो यहाँ का वोल्टेज -V1। अगर इसका -V1 है तो इसको उससे भी ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, तो वो कब हो पाएगा, जब हम ऐसा कुछ करें, V2, यहाँ V2 जो होगा ग्रेटर देन V1 हो रहा होगा, तो ज़्यादा नेगेटिव में अब यहाँ का वोल्टेज है, तो ये हो गया। अब हमें इसको एज ए एम्पलीफायर यूज करना है, तो ये इनपुट वाला साइड है, ये आउटपुट वाला साइड है। तो इनपुट वाले साइड में यहाँ पे देखिए करंट क्या हो रहा होगी, आई बी एस, सॉरी ऐसे हो रहा होगा, एमिटर से करंट ऐसे जा रही होगी इधर को, इधर बेस में कुछ करंट जा रही होगी, इधर कलेक्टर से कुछ करंट आ रही होगी, सब ऐड होकर के यहाँ पे वापस से ऐसे आ रहे होंगे। तो इस बार एमिटर करंट हमारी कॉमन है ना, तो इनपुट करंट हम किसको लेंगे, आईबी को लेंगे, और आउटपुट करंट किसको लेंगे, आईसी को लेंगे। ठीक है, समझ है ना, यहाँ आउटपुट करंट कौन होगा, आईसी होगा। इनपुट साइड में अब हम यहाँ पर एक इनपुट के लिए कोई ऐसा हमने इनपुट वाला वोल्टेज लगा दिया, और इधर हम एक रेसिस्टेंस लगा देंगे आउटपुट में, ये पॉइंट ओ है, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब इनपुट मतलब हम इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज का वेरिएशन देखेंगे, और आउटपुट में इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का वेरिएशन देखेंगे ना, तो वो किस रेशियो में आ रहा है वो हमारा वोल्टेज गेन होगा। यहाँ करेंट गेन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, करंट गेन जो होगा आउटपुट में कौन सी है, कलेक्टर करंट, तो उसमें चेंज अपॉन आईबी में चेंज। अगर हम इसमें हल्का सा चेंज करते हैं तो इसमें कितने का चेंज आएगा ना, वो हमारा करंट गेन होगा। जब हम इसको लगाते हैं और इसका वोल्टेज चेंज होता है तो इनके बीच में जो फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से यहाँ जो होल एमिट हो रहे होंगे उनका नंबर चेंज होता है, तो वो चेंज होगा तो कलेक्टर में कितना चेंज आया। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप यहाँ हल्का सा बाइसिंग का वोल्टेज बढ़ाओगे तो ज्यादा होल्स जाएंगे, ज्यादा होल्स जाएंगे और इसमें कंबाइन बहुत कम हो पाएंगे, मतलब ये करंट तो बहुत कम होगी, तो ज्यादातर कलेक्टर में करंट चली जाएगी। मतलब इनपुट साइड में हल्का सा चेंज करने पे आउटपुट में आपको बहुत ज्यादा
करंट गेन मिलेगा ना। डेल्टा आई भी बहुत छोटा होता है डेल्टा आई से, तो यहाँ पे बीटा पैरामीटर करंट गेन है ना, जिसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। तो अगर आपको हाई करंट गेन चाहिए तो कॉमन एमिटर मोड में यूज करना चाहिए। नॉर्मली ट्रांजिस्टर हम लोग इसी मोड में यूज करते हैं। अब इनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम किया था वैसे ही हम बोल सकते हैं। मान लो ये पॉइंट वी ए है, ये वी ओ है, तो वी ए माइनस वी ओ की वैल्यू अगर हम लिखें तो कोई टाइम पे अगर ये मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी ओ को हम लोग इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं। तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब ए का वोल्टेज बढ़ेगा। ए का वोल्टेज मतलब इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा ना। तो अभी मान लीजिए हमने ये वाला सिचुएशन ले रखा है, तो इस टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ लॉ से हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी आई प्लस वी वन इक्वल टू वी ओ। तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अभी हो रखी है वी आई माइनस वी वन, और ये तो डीसी वोल्टेज है, ये तो चेंज होगा नहीं, बैटरी का वोल्टेज चेंज जो भी होगा यही होगा। तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज बराबर होगा वी आई के ना, ये चेंज होगा इसीलिए पूरा चेंज होगा, तो यही चेंज की वैल्यू है। और ये बराबर हम कर सकते हैं इनके क्रॉस जो रेसिस्टेंस है बेस एमीटर के क्रॉस। अब देखिए इस बार सर्किट की करंट ये आई बी है ना, ये इस सर्किट की करंट है, इनपुट साइड की करंट आई बी है। तो ये इनपुट करंट इनटू ना, ये जो पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस होगा वो बराबर होगा इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। तो वो हम इनपुट करंट इनटू इनके बीच का रेसिस्टेंस लिख सकते हैं। और जब चेंज देख रहे होंगे तो चेंज कब आएगा, जब इधर आई बी करंट में चेंज आएगा। जब ये चेंज होता है तो आई बी चेंज होता है, तो उसको लेकर के आप इनपुट साइड का वोल्टेज चेंज ऐसे रिलेट कर सकते हो। फिर अब ऐसे ही अगर हम आउटपुट साइड का देखें तो आउटपुट साइड का वोल्टेज मतलब वी बी माइनस वी ओ। वी बी माइनस वी ओ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे कुछ आईसी करंट आ रही है तो हम किरचॉफ लॉ से लिखें वी बी माइनस आई सी इंटू आर ओ प्लस वी टू इक्वल टू वी ओ। तो हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ओ इक्वल टू माइनस प्लस आई सी आर ओ माइनस वी टू। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, इसकी वैल्यू ऐसे आ गई कि हमारा आउटपुट वोल्टेज, और इसमें जो चेंज आएगा वो किसके बराबर आएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो डेल्टा आईसी जब इधर करंट में चेंज आएगा इनटू आर ओ ना, इसमें ये टर्म ही चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस जब हमने यहाँ लिखा था आई इंटू आर, तो ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड है, जबकि इधर वी आई माइनस वी वन लिखा है। ये इनपुट वाला जो वोल्टेज में ये जो डालते हैं ये बहुत कम होता है इसके कंपेरिजन में। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो मैग्नीट्यूड अगर केवल लिखना है तो इस टाइम पे ये वी वन माइनस वी आई होगा ना, ये हाई वोल्टेज है ये लो वोल्टेज है, तो केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हाई में से लो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो अगर आप वी आई माइनस वी वन लिख रहे हो तो ये निगेटिव है ना, तो इधर साइन बैलेंस करने के लिए निगेटिव डालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ए का वोल्टेज अगर बढ़ रहा होगा तो उस टाइम पर जो इसमें करंट में चेंज हो रहा होगा वो माइनस में आ रहा होगा। आप खुद सोचिए, अगर ए का वोल्टेज बढ़ेगा तो यहां से यहां तक का वोल्टेज ये पूरा जो होगा बेस एमीटर के क्रॉस वो कम होगा ना, क्योंकि ये दोनों अभी कैंसिल हो रहे हैं। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज कम होगा तो एमीटर करंट कम होगी ना, ना, ना अगर फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज कम होगा तो एमीटर करंट कम होगी, तो उस बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, आई बी भी कम हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे वोल्टेज गेन देखें तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी आउट अपॉन में डेल्टा वी इन, तो हो जाएगा डेल्टा आई सी अपॉन आर ओ अपॉन में माइनस डेल्टा आई बी अपॉन में
RBE। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला टर्म तो हमारा बीटा आ जाएगा माइनस बीटा इंटू RO अपॉन RB। तो ये माइनस केवल फेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज में यहाँ ये पाए का इनके बीच में फेज डिफरेंस है। मतलब अगर इनपुट वोल्टेज हमारा ऐसा कुछ है और हमारा डेल्टा वी इन कुछ आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया है टाइम के साथ, तो उस टाइम पे डेल्टा वी आउट ऐसे हो रहा होगा ना। यहाँ पे यही चीज पूछी गई थी उस 2 साल पहले मेंस में। डेल्टा वी इन एंड डेल्टा वी आउट आर हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ पाई ना। और मैग्नीट्यूड अगर हम देखें वोल्टेज गेन का मैग्नीट्यूड केवल अगर हम देखें तो वो कितना आया, बीटा अपॉन में RL RBE अपॉन RO ना। तो ये आप देखिए आराम से याद रख सकते हैं। कोई भी केस में वोल्टेज गेन क्या होगा, करंट गेन इंटू रेसिस्टेंस गेन। करंट गेन क्या होगा, अगर वो कॉमन एमिटर मोड में है तो आउटपुट करंट और इनपुट करंट देख लीजिए क्या है, उस हिसाब से अल्फा या बीटा वो लिख लीजिए ना। और रेसिस्टेंस गेन क्या होगा, यहाँ उल्टा लिख दिया है, आउटपुट साइड का रेसिस्टेंस अपॉन इनपुट साइड का रेसिस्टेंस। ये RO होगा, यहाँ RB होगा। फिर इसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं पावर गेन। पावर गेन हो जाएगा वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। वोल्टेज गेन हमने देखा बीटा इंटू RO अपॉन में RBE आया। कॉमन एमिटर मोड में एमिटर करंट तो कांस्टेंट है, तो कलेक्टर करंट आउटपुट में और बेस करंट इनपुट में है, तो मतलब बीटा यहाँ पे करंट गेन है। तो ये बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, ये हमारा पावर गेन हो जाएगा कॉमन एमिटर मोड में ना। ये फेज का पाई का डिफरेंस रहता है, ये ध्यान रखना है ना। हम लोग लिख सकते हैं वोल्टेज गेन इक्वल टू करंट गेन इंटू रेसिस्टेंस गेन। वोल्टेज गेन कॉमन एमिटर मोड में क्या होगा, बीटा ना, और रेसिस्टेंस गेन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ऐसे करके हम सब याद रख सकते हैं। कॉमन एमिटर मोड में एक टर्म हम लोग और डिफाइन करते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। ये बस टर्म है, आप याद रखिए, ज्यादा कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रांस कंडक्टेंस होता है चेंज इन आउटपुट करंट, यहाँ पे आउटपुट करंट कौन सी, कलेक्टर करंट, अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कौन सा हुआ, बेस एमिटर के बीच की जो वोल्टेज में चेंज होगा। तो ये हमने कुछ ये ट्रांजिस्टर का थ्योरी वाला पार्ट कर लिया हमने ना। पहली बार में थोड़ा सा आपको भी समझ आने में दिक्कत आई होगी, एक बार फिर से सब अच्छे से नोट्स कंप्लीट करिए, उनको पढ़िए, कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ तो हो जाएगा क्लियर ना। तो अब जैसे ये एक प्रॉब्लम करते हैं, इसमें एक करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर दिया है इन अ कॉमन बेस अरेंजमेंट। कॉमन बेस, बेस करंट अगर कांस्टेंट हो गई, कॉमन हो गई, हमें पता है आई ई बराबर क्या होता है, IB प्लस IC। अगर ये हमने कॉमन कर दिया तो आउटपुट में ये कलेक्टर हमेशा, आउटपुट में हमेशा हम कलेक्टर करंट लेते हैं ना, तो इनपुट में अब ये रहेगा। तो इस बार हमारा करंट गेन मतलब क्या, करंट गेन मतलब डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE की बात हो रही है ना, मतलब ये अल्फा की बात हो रही है। अल्फा हमें दिया हुआ है 0.98। तो हमें बताना है चेंज इन कलेक्टर करंट, डेल्टा IC बताना है जब चेंज इन एमिटर करंट आपको दिया है ना, 5 मिली एम्पियर चेंज है एमिटर करंट में, तो डेल्टा IC हम निकाल सकते हैं। इसको इधर ले आएंगे 0.98 इंटू 5, ये मिली एम्पियर में ही रखा है तो ये मिली एम्पियर में ही आंसर आ जाएगा। तो ये लगभग आ जा रहा है 4.9 मिली एम्पियर। तो देख रहे हो रिकॉर्डिंग में मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गया है।
तो ये हमारा डेल्टा आईसी आ गया। फिर हमें पूछा गया बेस करंट में चेंज। तो अगर ये रिलेशन है तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं चेंज इन एमिटर करंट बराबर होगा चेंज इन बेस करंट प्लस चेंज इन कलेक्टर करंट। तो हमें आई ई पता है, आई सी पता है, ये चाहिए, तो इससे हम निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यू डाल दीजिए, 5 मिली एम्पियर इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी 4.9 मिली एम्पियर। ये सब मिली एम्पियर में ही रखा है सारा कुछ। तो इससे हम बोल सकते हैं कि चेंज इन बेस करंट कितना आया, 0.1 मिली एम्पियर। तो एक चीज देखिए, यहाँ बेस में हल्का सा चेंज हुआ तो इसमें काफी चेंज दिख रहा है ना। करंट गेन बहुत ज्यादा होता है कॉमन एमिटर, नहीं नहीं नहीं, हाँ कॉमन एमिटर मोड में। इनपुट में क्या था इस बार हमारा, कुछ गलत बोल गया, छोड़िए जाने दीजिए। हाँ ये कॉमन बेस मोड की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे करंट गेन ज्यादा नहीं होता ना। तो अच्छा ये अल्फा है ना अपना करंट गेन, तो वो ज्यादा नहीं होता। कॉमन एमिटर मोड में करंट गेन ज्यादा होगा। एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पे। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, कोई ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन एमिटर मोड में ना, कॉमन एमिटर मोड में मतलब यहाँ पर आई ई कॉमन है। अगर आई ई कॉमन है तो आउटपुट में तो हमेशा कलेक्टर करंट होगा, तो इनपुट में इस बार क्या होगा, बेस होगा ना। तो इस बार का करंट गेन क्या होगा, करंट गेन होगा हमारा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, जिसको हम बोलते हैं बीटा ना। तो वो अब देखेंगे आगे भी। करंट कलेक्टर सप्लाई इज 8 वोल्ट ना, कलेक्टर सप्लाई 8 वोल्ट है और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर्स इज 800 ओम इन कलेक्टर करंट, कलेक्टर सर्किट इज 0.5 वोल्ट ना। ये आउट जो कलेक्टर साइड में हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस लगाते थे ना, आर ओ, याद है सभी को, ये उसकी वैल्यू दी है। और उसमें वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू दी है ना, उस रेसिस्टेंस में कितने का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप मतलब कितना हुआ, आई सी इंटू आर ओ की वैल्यू हमें 0.5 दी है ना। इसमें आईसी करंट जाती है ना, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे। पीछे का सर्किट याद करिए ना, कॉमन एमिटर मोड का, मैं बना नहीं रहा हूं फिर से डायग्राम। तो यहाँ से आईसी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 अपॉन में 800, जो सॉल्व करके कुछ आ जा रहा है 0.625 इंटू 10⁻³ अब आपको बोल दिया गया इफ द करंट गेन फैक्टर अल्फा, ये देखिए ये यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू दी है। यहाँ करंट गेन जब कॉमन एमिटर मोड में होते हैं तो बीटा हमारा करंट गेन होता है ना, लेकिन अल्फा बीटा पैरामीटर की तो वैल्यू होगी ना कुछ। तो ये अल्फा की वैल्यू दी है ना, अगर हमें अल्फा दिया है तो हम बीटा निकाल सकते हैं। बीटा इक्वल टू होगा अल्फा ओवर 1 - अल्फा, तो ये 0.96 अपॉन 1 - 0.96 ना। तो ये कितना आ जा रहा है 24 ना, ये बीटा की वैल्यू हो गई ना। हमें बताना फाइंड द बेस करंट ना, हमें पता है कि बीटा क्या होता है, आईसी ओवर आईबी होता है ना। इसकी वैल्यू हमें पता है 24, हमने यहाँ पे आईसी निकाल लिया है, तो अब आईबी निकाल सकते हैं। इनकी वैल्यू डाल देंगे, आई बी इक्वल टू आ जाएगा आई सी ओवर 24, तो ये वैल्यू डाल दीजिए, तो ये कुछ 26 माइक्रो एम्पियर आ जा रहा है। और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो देखिए अब इस प्रॉब्लम में क्या है, कॉमन एमिटर मोड में हम लोग अब यूज कर रहे हैं ना। कॉमन एमिटर मोड मतलब इस बार हमारा एमिटर वाली करंट कॉमन रहेगी, चेंज इधर आएगा और इधर आएगा, ये आउटपुट करंट होगी या इनपुट करंट होगा। तो करंट गेन यहाँ पर, करंट गेन चेंज इन आईसी ओवर चेंज इन आईबी से मिलेगा ना। मतलब बीटा जो पैरामीटर है वो करंट गेन को बता रहा है ना। कॉमन एमिटर में बीटा रहता है और कॉमन बेस में करंट गेन अल्फा से मिलता है। और हमें बोल दिया गया लोड रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट सर्किट इज 500 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट सर्किट। तो ये हमें क्या दिए दिया, जो हमने डायग्राम में आर ओ आउटपुट साइड का लोड का रेजिस्टेंस बनाया था अपॉन में इनपुट साइड में बेस एमिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, इसका रेशियो हमें 500 दे दिया है। तो हमें पूछा गया है कि फाइंड
और अल्फा दिया है, अल्फा दिया तो हम बीटा निकाल देंगे ना। बीटा के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा ओवर 1 - अल्फा। ये रिलेशन तो हमेशा वैलिड है, कोई भी मोड में हो रहा हो। 0.98 ओवर 1 - 0.98, तो ये आ जा रहा होगा 49 ना। बीटा आ गया, बीटा मतलब करंट गेन आ गया, ये रेसिस्टेंस गेन है एक तरह से। तो अब हमें वोल्टेज गेन निकालना है ना, तो हम लोग वोल्टेज गेन के लिए क्या करेंगे, करंट गेन इनटू रेसिस्टेंस गेन। करंट गेन कितना है 49, इनटू रेसिस्टेंस गेन कितना है 500 ना। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा वोल्टेज गेन हो गया। फिर अगर पावर गेन निकालना है तो वोल्टेज गेन V इंटू आई ना, इंटू करेंट गेन, V इंटू आई लगा रहे हैं ना, डेल्टा। तो वोल्टेज गेन हमारा कितना आ चुका है 24500, इंटू करेंट गेन कितना है 49 ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे पावर गेन है। मैंने कुछ देखिए बेसिक करा दिए हैं, बाकी आप मॉड्यूल एक बार मॉड्यूल का थ्योरी जरूर से पढ़ लीजिएगा इस बार, क्योंकि कुछ कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे फोटो डायोड, एलईडी, तो ये बहुत ही बेसिक सी थ्योरेटिकल टर्म है, आप एक बार पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा। मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए ना। अब बस एक टॉपिक और रह गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम ना, फिर ये मेंस के टॉपिक खत्म हो जाएंगे।